हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कक्षा के इस नई वीडियो में। आज तारीख है 12 सितंबर और आज हम जानने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के हैं और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जो स्टेट में जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शकुंतला, बी राधिका अयंगर, सी अजय कुमार, डी अभिजीत उपाध्याय। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो साथियों, इस पुस्तक का लेखक है राधिका अयंगर, जिसने ये पुस्तक लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? बनारस के ऊपर। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या भी मैंने ऐड कर रखी है, तो वो भी जान लेते हैं। राधिका अयंगर ने फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है, जिसे हॉपर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। हॉपर कॉलिंस ये पब्लिकेशन है जिसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। पुस्तक भारत के बनारस शहर के ऊपर लिखी गई है। इसमें विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ इसके संबंधों की पड़ताल की गई है। हाल ही में लॉन्च किए गए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ का लेखक कौन है? कुमार शांतनु, शांतनु गुप्ता, केशव मौर्य या राधा कुमारी? कौन इस उपन्यास का लेखक है जिसने योगी जी के ऊपर यह उपन्यास लिखा है? तो साथियों, इसका आंसर है शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रखा है उन्होंने अजय टू योगी आदित्यनाथ, और जिसको हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। और लॉन्च के साथ ही इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बना लिया है, क्योंकि ये एक साथ कई सारे लॉन्च है जिसके हुए हैं, इसलिए इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया है। जो ये लेखक है शांतनु गुप्ता, इनके द्वारा यह उल्लेखनीय उपन्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है, मैंने आपको बताया, जो कि विनम्र शुरुआत से लेकर राजनीतिक नेतृत्व के शिखर तक उनकी यात्रा को दर्शाता है कि उनके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बचपन से लेके आज तक की उनका जो ग्रोथ है, कैसे मुख्यमंत्री बने, उनके जीवन के ऊपर मतलब ये उपन्यास लिखा गया है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? साथियों, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 सितंबर को, 10 सितंबर को या 9 सितंबर को या 4 सितंबर को? तो साथियों, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले। शिक्षकों तथा जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए इसको मनाया जाता है। मैं आपको इसकी व्याख्या को पढ़कर सुना देता हूँ। 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साल 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 के नए स्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? सिंगापुर, आसियान, अफ्रीकी संघ या ब्रिक्स? तो दोस्तों, जो 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक आयोजित हुई थी दिल्ली में, उसमें हाल ही में अफ्रीकी संघ को G20 का नया सदस्य बनाया गया है। अब क्या ये G20 से G21 हो जाएगा? तो साथियों, इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो ये अभी G20 ही नाम इसका रहेगा, भले से इसमें 21 मेंबर्स हो चुके हैं। अफ्रीकी संघ मैंने बताया 9 सितंबर 2023 को, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का जो समूह है G20, उसका स्थायी सदस्य बन गया है। और इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें की गई थी। साथियों, जो अफ्रीकी संघ है इसमें टोटल 55 देश शामिल है जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से आते हैं। और अफ्रीकी यूनियन जिसका अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष है अजाली असोमनी, उनको बधाई दी। G20 का परमानेंट वो मेंबर बन गए हैं अभी 9 और 10 दिसंबर को जो बैठक हुई थी G20 के उसमें। साथियों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट में कहां पे अपना दूतावास खोलने की घोषणा की? जकार्ता, ब्रुनेई, लाओस या तिमोर लेस्ते? कहां पे साथियों भारत का नया दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट के बीच करी?
साथियों, तिमोर लेस्ते नामक एक कंट्री है छोटी सी, उसमें भारत का नया दूतावास खोलने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने करी। इंडोनेशिया के जकार्ता में वार्षिक आसियान भारत समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्ते के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो कि दूतावास खोलने की घोषणा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? अनुष्का शर्मा को, शहनाज गिल को, कियारा आडवाणी को या ऐश्वर्या राय को? साथियों, जो फैशन ब्रांड है डब्लू, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है अनुष्का शर्मा को। जो महिलाओं का फैशन ब्रांड है डब्लू, उसने अनुष्का शर्मा को तो ब्रांड एम्बेसडर चुन ही लिया है और इस साझेदारी के साथ ब्रांड अपने उच्च डेसिबल उत्सव अभियान को लॉन्च करने की तैयारी करता है, जो आधुनिकता और भावना के साथ उत्सव की गर्मजोशी को खूबसूरती से विलय करता है। अभियान हर त्योहार के बारे में बात करता है, जिसमें एक कहानी होती है जो महिलाओं की कहानी का पर्याय है। यह महिलाओं के हर उत्सव के केंद्र पर होने के सार को दर्शाता है, जिससे महिलाओं को अपने व्यक्तित्व को संजोने और अपनी कहानी का जश्न मनाने का आग्रह किया जाता है। इससे वुमन एम्पावरमेंट को भी शायद बढ़ावा मिलेगा। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में जो नौसेना अभ्यास वरुण हुआ है, उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 18वां संस्करण आयोजित किया गया है या 20वां, 21वां या 22वां? कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? साथियों, 21वां संस्करण अभी भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास हुआ था वरुण, उसका 21वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। यह कहां पे आयोजित किया गया? साथियों, अभ्यास में दोनों पक्षों के गाइडेड मिसाइल, फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास में संयुक्त संचालन, पुनर्गठन और विभिन्न सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेनाओं की इकाइयों ने अपनी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने, आपसी अंतर संचालियता को बढ़ाने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शित करने की मांग की। वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। साथियों, जो ये कई बार सुनते हैं अपन, कई देशों की सेनाओं के साथ भारतीय सेना युद्धाभ्यास करती रहती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि उस देश के पास जो भी युद्ध लड़ने की रणनीति है, युद्ध लड़ने की टेक्निक्स है, वो हम उनसे सीखते हैं और हमारे पास जो चीजें हैं हमसे वो सीखते हैं। तो ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं और इससे शांति और स्थिरता बनी रहती है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? आईसीआई बैंक ने या एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? किस बैंक ने देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? साथियों, एसबीआई बैंक ने देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। जो देश के सबसे बड़ा ऋणदाता बैंकों में ये मानी जाती है, जिसने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड के लॉन्च के साथ जो आवागमन के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो ट्रेवल का जो अपना एक्सपीरियंस है उसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ये कार्ड लॉन्च करके। और यह इनोवेटिव कार्ड जो है ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक ट्रेवल करने में एक अच्छा एक्सपीरियंस साझा करेगा। एक ही कार्ड के माध्यम से कोई भी आदमी परिवहन के विभिन्न तरीकों, जैसे कि मेट्रो में, बसों में, वाटर फेरी में, पार्किंग और बहुत कुछ जो है उन सभी में आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकता है। एसबीआई के अध्यक्ष अभी दिनेश कुमार खारा है और एसबीआई ने ही ये कार्ड लॉन्च किया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहां स्थापित किया गया है? चेन्नई में, कोयम्बटूर में, बंगलुरु में या हैदराबाद में? कहां पे देश का पहला पहला अंडर पावर ट्रांसफार्मर कहां पे स्थापित किया गया है? तो साथियों, यह स्थापित किया गया है बंगलुरु में। बंगलुरु में यह अंडरग्राउंड पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। बेंगलुरु शहर के जो ऊर्जा मंत्री है, वहां के जो राज्य के मंत्री के जॉर्ज ने अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन किया है, जो शहर के बिजली वितरण के जो बुनियादी ढांचा होता है उसका आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने शहरी परिदृश्य की सुरक्षा, विश्वसनीयता और सौंदर्य वृद्धि के लिए बेंगलुरु की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथियों, 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में स्थित अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बेंगलोर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, जिसका नाम है BESCOM यानी कि बेस्कॉम, और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि BBMP के बीच एक सहयोगी प्रयास से
इसको शुरू किया गया है, जिसकी लागत है 1.9 करोड़ रुपीस। और इस परियोजना से 500 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर यहाँ पे रखा गया है और इसकी कैपेसिटी है 500 केवी है, जो भूमिगत है साथियों, यानी कि अंडरग्राउंड है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार? किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये घोषणा करी है? तो साथियों ये घोषणा करी है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने इसकी घोषणा करी है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे समाज में जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें ट्रांसजेंडर को किस नजरिए से देखा जाता है। उनको उनके बराबर के अधिकार नहीं मिल पाते हैं, ना उनको रोजगार में अधिकार दिए जाते हैं, ना किसी और चीज में अधिकार दिए जाते हैं। उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, आसानी से मतलब वो कोई भी चीज नहीं पा सकते। इसलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो झारखंड की सरकार है उसने इस काम को शुरू किया है, सामाजिक परिवेश को बड़ा। इससे जो ट्रांसजेंडर समुदाय है झारखंड का, उसको हर महीने अपने अकाउंट में 1000 रुपए मिलेंगे और इक्वलिटी का भाव उनके मन में आएगा, जिससे जो हाशिए पे जाते जा रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, जैसे अक्सर सामना करना पड़ता है भेदभाव और इन सब चीजों का, तो उसको बल प्रदान होगा, उनको इक्वलिटी की फीलिंग्स आएगी, मतलब बराबरी की भावना उनके बीच आएगी। तो इसलिए ये शुरू की गई थी। तो साथियों आज की वीडियो में ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और मैं आने वाले समय में जो एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे शिफ्ट वाइज, उनको लाने का मैं प्रयास आपके लिए करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो 39 शिफ्ट हुई थी उसमें 39 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें हर शिफ्ट में आपको पता होगा 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन पर डे 25 क्वेश्चन में आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।